Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to start a new lecture series called Drug, Disease and Mnemonic series. And the reference for this series is KD Tripathi, which is a standard book for the pharmacology. And we are going to see all the drugs which are given in the book, and we are going to cover two major sections, that is general pharmacology, which deals with the basic principle of the pharmacology, and the systemic pharmacology, जहाँ पे हम drugs के बारे में उसकी various side effects and therapeutic uses के बारे में पढ़ेंगे. So this video is only going to run around the concept of different route of administration. So let's see what is the definition of the general pharmacology. It is a branch of pharmacology which deals with the basic principle of how the drug act on the body, कि कोई drug किसी body पे कैसे काम करता है, and in response what the body does, कि उस response में अगर कोई drug आपके patient के आपने किसी patient को कोई drug दिया तो वो कैसे drug तो पहले उस receptor पे bind करेगा और उस receptor का जो response है वो किस तरह से generate होता है, वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे जो कि जनरल फार्माकोलॉजी की सीरीज़ होगी. नाउ इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है? सो इट फॉर्म्स अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, लाइक सिस्टमिक, जैसे हम आगे वाले सीरीज़ में पढ़ेंगे, एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जैसे कि हम किसी पेशेंट को ड्रग्स वगैरह देते हैं तो उसका क्या रोल होता है, एंड एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, जिससे ड्रग डेवलपमेंट होती है. सो दैट डजंट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस. आई गेस दिस definition is can only be asked in the viva. Okay, in general pharmacology there are 5 to 4 topics or 4, 5, 6 topics which are very important, और वो बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स है, जिसमें से 2 हम अभी डिस्कस करेंगे, और जैसे ही हम इस सीरीज़ में मूव करेंगे विल सी अगर उसका इंपॉर्टेंस होगा देन आई विल ऐड दैट. सो 2 ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस जनरल फार्माकोलॉजी इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स. अभी हम सिर्फ इसका डेफिनेशन देखेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ एक फार्माकोकाइनेटिक्स को उठाएंगे, और फार्माकोकाइनेटिक्स में भी देखो, दिस इज़ द नेक्स्ट लेक्चर, उसमें भी 4 मेन कॉन्सेप्ट्स होती है और उनके अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. सो वी विल डिस्कस दैट लेटर नेक्स्ट लेक्चर में, फार्माकोकाइनेटिक्स. अभी आप डेफिनेशन ये देखो कि दिस फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका मतलब होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. कि सपोज आपने किसी पेशेंट को कोई ड्रग दे दिया, तो उस ड्रग के साथ बॉडी क्या क्या करती है. बॉडी पहले उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसको अपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, राइट, उसका मेटाबोलाइज करेगा, एंड देन द बॉडी विल एक्सक्रीट दैट ड्रग आउट ऑफ द बॉडी. सो दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स. तो उसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स. इन सिमिलर टू दिस देयर इज अ फार्माकोडायनेमिक्स. अब इसमें क्या होता है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि जो आपने ड्रग पेशेंट को दिया है वो बॉडी पे कैसे काम कर रहा है, कौन से रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है ना, कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, किस तरह से उसका मैकेनिज्म है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द फार्माकोडायनेमिक्स. समझे? तो दिस 2 डेफिनेशंस लाइक वेरी सिमिलर, राइट. तो आपको याद कैसे करना है, जस्ट रिमेंबर द डायनेमिक्स का डी एंड ड्रग्स का डी. तो फ्रॉम डायनेमिक्स का डी एंड फ्रॉम डी ड्रग डज टू बॉडी, राइट. और डेफिनेशन में आपको सब कुछ लिखना है, फ्रॉम द व्हाट टू लेके ये बॉडी तक. जैसे कि अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज़ द फार्माकोडायनेमिक्स, तो यू विल से इट इज़ अ स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. सिमिलरली फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, राइट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ड्रग. ओके, so the substance or a chemical which intended, right, क्या बोल रहा हूँ, which intended to use to modify or change. मतलब हम चाहते हैं कि कोई केमिकल हो या फिर कोई भी एक सब्सटेंस हो जो कि हम सोचते हैं कि वो चेंज करे या फिर मॉडिफाई करे किस चीज़ को, फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रेसिपिएंट. अगर यानी कि अगर हम किसी को ड्रग देते हैं तो हम ये सोच के देते हैं कि उसका या तो फिजियोलॉजिकल स्टेट चेंज हो जाए या फिर पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट चेंज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, if a patient suffering from the TB and you prescribe the anti-tuberculoid drugs to the patient, so आप ये क्या कर रहे हो कि आप TB is a pathology, right, TB is a lung pathology, और उस lung pathology को ट्रीट करने के लिए आपने क्या दिया, TB के अगेंस्ट जो दवाई हमारे पास होती है वो आपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया. सो आफ्टर टेकिंग दैट ड्रग द पेशेंट विल बिकम नॉर्मल. तो आपने पैथोलॉजिकल स्टेट को चेंज कर दिया. दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल.
इन केस ऑफ द फीमेल, एक मैरिड फीमेल है जो कि चाहती है कि अपनी प्रेगनेंसी डिले करे, सो इन दैट केस द फीमेल इज़ नॉट डिजीज्ड, फीमेल को क्या है, डिजीज नहीं है, बट द फीमेल वांट्स टू अल्टर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन सच दैट सी डज नॉट कंसीव अ प्रेगनेंसी। उस केस में आप क्या दोगे, कुछ ऐसी दवाइयाँ दोगे जो कि प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने देगी, राइट, कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयाँ, राइट। So that is changing the physiological state of a female to prevent the female from getting pregnant. So that's why the definition is any substance which intended to modify or change the physiological or pathophysiological state of the recipient, right, for the benefit of the recipient. That is called a drug. Again, ड्रग टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है कि उसी चीज़ को अगर हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में दे दें और जो डिज़ायरेबल हमारा आउटकम था वो डिज़ायरेबल आउटकम ना आके कोई एक्स्ट्रा चीज़ होने लग जाए, या फिर डिज़ायरेबल अमाउंट बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में मिलने लगे, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग की टॉक्सिसिटी, राइट। चलो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। ओके, देयर इज अनदर कंसेप्ट, व्हेन डू वी डिसाइड टू गिव अ ड्रग। जरूर नहीं कि आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो सबको ड्रग दे दो, राइट। बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ नॉट कि आपको हर पेशेंट को दवाई देनी है, यू हैव टू चूज किसको दवाई देना है किसको दवाई नहीं देना है। सो वी कैलकुलेट द रिस्क टू बेनिफिट रेशियो। क्या मतलब है सर इसका, इट्स जस्ट कि अगर कोई भी दवाई आप किसी पेशेंट को दे रहे हो तो उस दवाई से उस पेशेंट का कितना फ़ायदा और कितना घाटा होगा। घाटा का मतलब साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, फ़ायदा का मतलब जो उसका पैथोलॉजिकल कंडीशन ठीक कर रहे हो आप, है ना, राइट, दैट इज़ द केस। अब सपोज़ कि कोई एक पेशेंट आया, ठीक है, एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया, सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक कोई पेशेंट आया एक्सीडेंट का, आप इमरजेंसी में खड़े हो, राइट, तो आपके पास एक ऐसी दवाई है जिसको देने के बाद पेशेंट की किडनी तो खराब हो जाएगी बट द पेशेंट विल सर्वाइव, और अगर आप वो दवाई नहीं देते तो पेशेंट विल डाई। सो इस सिनेरियो में क्या आपको दवाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऑब्वियसली आपको ये दवाई देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दवाई नहीं दोगे तो पेशेंट तो वैसे ही मर जाएगा, पर अगर आप दवाई देते हो तो मे बी हिज किडनी विल गोइंग टू गेट डैमेज 50%, 60%, 80%, जितना भी डैमेज हो, बट द किडनी विल डैमेज बट द पेशेंट विल रिमेन अलाइव, राइट। तो एटलीस्ट डेथ तो नहीं हो गई, तो दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ द दवाई। पर वही दवाई आप किसी नॉर्मल पेशेंट को नहीं दे सकते। क्यों? सपोज कोई पेशेंट आया अच्छा खासा, है ना, और आप सोच रहे हो कि ये वाली दवाई तो बहुत बढ़िया है, बस इससे किडनी खराब हो जाती है तो मैं यही दे देता हूँ। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि किसी पेशेंट को अगर आप दूसरी चीज़ों से ठीक कर सकते हो तो उसको ऐसी बेकार दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वी कैलकुलेट द रिस्क टू बेनिफिट रेशियो टू गिव द ड्रग टू द पेशेंट, राइट। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एसेंशियल ड्रग एंड ऑर्फन ड्रग, ठीक है। व्हाट इज एसेंशियल ड्रग? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई एक गांव है, ठीक है, उस गांव में क्या है, 3 फैमिलीज रहती है। गांव में सर 3 ही फैमिली, हाँ, फैमिली नंबर 1, 2 एंड 3। मैं ये बोलता हूँ कि इस फैमिली नंबर 1 को अस्थमा की प्रॉब्लम है, फैमिली नंबर 2 को सपोज एंजाइना का प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट अटैक्स वगैरह, या फिर एंड फैमिली नंबर 3 को है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। तो मैं ये बोलता हूँ कि फैमिली नंबर 1 के लिए कौन सी दवाई इंपॉर्टेंट होगी? तो बोलोगे एंटी एस्थमेटिक ड्रग इंपॉर्टेंट होगी, राइट सर। मतलब फैमिली नंबर 1 ये वाली जिसको अस्थमा है, तो इनको कौन सी दवाई इंपॉर्टेंट होगी? एंटी एस्थमेटिक ड्रग। फैमिली नंबर 2 में क्या है, एंजाइना की प्रॉब्लम है ना, तो बीटा ब्लॉकर्स वगैरह इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, है ना, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह। फैमिली नंबर 3 में क्या है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो अगेन बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह इनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट फैमिलीज़ के लिए या फिर डिफरेंट पॉपुलेशन के लिए, आप सोचो ना, ये बड़ा सा शहर होता तो उसमें हम बोलते कि 50% लोग ऐसे हैं, है ना, 50% लोग ऐसे हैं जिनको अस्थमा है, तो वो 50% के लिए कौन सी दवाई इंपॉर्टेंट है? एंटी एस्थमेटिक। 30% लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इन 30% को कौन सी दवाई इंपॉर्टेंट है? सो एंटी एंजाइनल या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जैसे कि हम बोल रहे थे ना, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह या फिर डायूरेटिक्स। सो दीज आर द ड्रग्स इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ द पर्सन, मतलब पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, उसको हम एसेंशियल ड्रग्स बोलते हैं। सपोज अब यहाँ पे क्या लिखा है, एसेंशियल ड्रग्स। अब डेफिनेशन पढ़ो, समझ आ जाएगा। ग्रुप ऑफ द ड्रग्स नीडेड फॉर अ पॉपुलेशन, कि एक कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में किसी डिजीज़ की प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसी दवाई की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, है ना। सपोज एक गाँव है जहाँ पे अस्थमा के पेशेंट ज़्यादा है,
वहाँ पे एंटी एस्थमेटिक ड्रग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा रादर देन द एंटी एंजाइनल ड्रग, मतलब हार्ट के ड्रग से, राइट। सो ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन जिसको एक ड्रग की नीडेड है उसको बोलते हैं एसेंशियल ड्रग, और ये एसेंशियल ड्रग की हमारे पास लिस्ट होती है, वो दवाई किसी हॉस्पिटल में होनी ही चाहिए, राइट। तो इट ऑलवेज शुड बी अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी। सपोज 10 पेशेंट है तो एटलीस्ट 20 लोगों के लिए दवाई होनी चाहिए, राइट, या फिर 15 लोगों की तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 पेशेंट है और 5 के लिए दवाई है तो 5 कहाँ जाएंगे। सो इट ऑलवेज बी अवेलेबल इन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन गुड क्वालिटी। ऐसा नहीं कि दवाई है पर एक्सपायर्ड है, राइट। सो इट हैज़ टू बी देयर। सो ऑल द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आप सोचोगे सर ये ऑर्फन ड्रग के बारे में बताओ, दिस यू हैव टू कमेंट, ये कमेंट करके बताओ आप मुझे कि वो ऑर्फन ड्रग होता है क्या है। 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्फन ड्रग में, मैं चाहता हूँ दोनों चीज़ आप कमेंट करो, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो अगर मैं बता दूंगा आपको याद नहीं रहेगा, आप सर्च करोगे मुझे बताओगे आपको याद रहेगा, ठीक है, कि मैंने कमेंट किया था करके। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाट इज रूट? रूट मतलब पाथ, कि इस तरीके से, उस तरीके से, या फिर किसी तरीके से, है ना। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब हम पेशेंट के बॉडी में ड्रग को डालना है हमें, कि कोई भी ड्रग है उस पेशेंट की बॉडी में कैसे डालना है। अगेन इट्स जस्ट अ जनरल थिंग। आपने अभी तक कितने तरीके से दवाई ली है? आपने इंजेक्शन लिया है बचपन में, बिल्कुल सही, सबको मिलता है, चाहे वो हाथ पे हो, है ना, ग्लूटेल रीजन पे हो या फिर थाई पे हो। सो वन ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यू ऑलरेडी नो, दैट इज इंजेक्शन। दूसरा आपको पता है कि आप दवाई खा जाते हो, है ना, ओरल रूट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगेन आपके घर में अगर कोई पेशेंट अस्थमा का हो, राइट, तो यू मस्ट हैव सीन कि एक बूढ़े अंकल है, उनके पास एक कुछ तो दबाने वाला सा है, उसको बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर। तो वो जब अपने मुंह में से पकड़ के खुचुक से दबाते हैं और उसमें से दवाई अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं, तो इनहेलेशनल रूट बोलते हैं ये वाली, इनहेलेशनल रूट, राइट। ओके, और कितने लोगों को बर्न हुआ है या फिर कोई चीज़ जैसे कि घाव वगैरह हुआ है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन या फिर ऐसा कुछ जैसे चोट लग गई और आपने क्रीम जैसा कुछ लगाया हो, तो उसको बोलते हैं टॉपिकल ड्रग्स। सो इतना तो आपको पता होगा कि टॉपिकल क्या है, इनहेलेशनल क्या है, जैसे कि अस्थमा वाले पेशेंट लेते हैं ना, इनहेलेशनल क्या है, और जो आपको बुखार लगता है तो आप पैरासीटामोल खा लेते हो, तो ओरल कौन सी है। एंड देन यू ऑल्सो नो अबाउट द इंजेक्शंस। इंजेक्शन नहीं बोल रहा, इंजेक्शंस बोल रहा था, right? Okay, so let me introduce you with the other types of the route of administration. पहला, just imagine a patient of a heart attack. अगर कोई पेशेंट है हार्ट अटैक का, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्या हम उसको ओरल दवाई देंगे, क्या हम उसको इंजेक्शन देंगे, या फिर टॉपिकल कुछ ऐसे लगा देंगे? नहीं, द पेशेंट रिक्वायर्स अ वेरी फास्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको क्या लगता है सबसे फास्ट क्या है? सो सबसे फास्ट होता है इंट्रावीनस, कि हम डायरेक्ट वेन्स में ब्लड में ही दवाई को इंजेक्ट कर दें। सो दैट इज़ द फास्टेस्ट मेथड दैट वी हैव। बट उसके लिए एक प्रॉब्लम है, वी नीड अ मैन पावर, राइट, स्किल्ड मैन पावर। बेसिकली हमें किसी क्वालिफाइड नर्स की ज़रूरत है या फिर एक हमारे पास मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है। अगर ये लोग प्रेजेंट नहीं है तो कैन यू गिव इंजेक्शन? कैन अ लोकल, कैन जो कि पैरामेडिकल साइंस से बिलोंग नहीं करता, कैन दैट पर्सन गिव द इंजेक्शन? नो, यू नीड अ स्किल्ड पर्सन। सो ऑल्दो हमारे पास सबसे फास्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? आईवी, मतलब इंजेक्शन डायरेक्ट इनटू द वेन्स, बट हम वो नहीं दे पाते क्योंकि वी डोंट हैव मैन पावर। और जो हार्ट अटैक का कंडीशन है ना, इट इज़ एक्यूट कंडीशन और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। उसकी हिस्ट्री 10 मिनट की होती है, 20 मिनट, 30 मिनट, है ना, 1 घंटे की हिस्ट्री होती है। और उस दौरान में अगर पेशेंट को अगर हमें हार्ट अटैक आया है तो हम मैन पावर कहाँ ढूंढेंगे? सो फॉर दैट वी हैव डेवलप्ड अनदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड सबलिंगुअल। वहाँ पे हमारे पास दवाई होती है। अब ये दवाई बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन होती है, राइट। तो नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट या फिर आइसोसर्बाइड ट्राइनाइट्रेट दवाई का नाम होता है। तो उसकी टैबलेट्स आती है, राइट, उसको हम जुबान के नीचे रखते हैं, सो बिलो द टंग, तो उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। तो वहाँ से वो दवाई एब्जॉर्ब होके और डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, एंड दैट विल हेल्प टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक बाई डायरेक्टिंग द ब्लड वेसल्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूट। तो कौन सा है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये वाला सबलिंगुअल। इसमें क्या होता है, टंग के नीचे हम दवाई रखते हैं, एंड फ्रॉम द टंग के नीचे से द दवाई विल गेट एब्जॉर्ब एंड गेट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन।
and after the getting into systemic circulation they will dilate the blood vessels and prevent the heart attack. Okay, that is one of the route. मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बनाया होगा तो वहाँ पे हम टिक लगाते चलेंगे. So this is the sub. कहाँ गया? Okay, I guess I didn't have mentioned that. ठीक है, आपको समझ आ गया ना सब लिंगुअल क्या होता है. चलो दूसरा ओरल रूट्स. एक मिनट. हाँ, ओके, दूसरा ओरल रूट. अब आप मुझे ये बताओ कि आपको बुखार लगता है तो आप सबसे कॉमन दवाई जो आपके घर में खाई जाती है वो कौन सी है? पैरासीटामोल, राइट. तो पैरासीटामोल कैसे खाते हो? पानी लिया, कुछ पी गए, ठीक है. सो ओरल रूट. तो ओरल रूट का फ़ायदा क्या है? ईजी टू है ना एक्सेस, मतलब कोई भी खा सकता है, उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप देखो ना, आपके दादा दादी या फिर मामा पापा या फिर आप जब MBBS नहीं करते थे तो आप भी उस वक्त कैसे खुद ही खा लेते थे दवाई. सो इट डज नॉट रिक्वायर्ड मैन पावर एंड ईजिली आप क्या कर सकते हो, दवाई को एडमिनिस्ट्रेशन लेस कर सकते हो उसका. तो ओरल रूट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रूट. अगर कोई दवाई ओरल में अवेलेबल है तो इट इज़ बेस्ट, ठीक है. सो ओरल रूट. अब उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं यार? कॉमन सी दवाइयाँ कौन कौन से खाते हो अब जब घर में बुखार लगी? पैरासीटामोल, है ना. अगर इन्फेक्शन वगैरह बैक्टीरिया का कभी इन्फेक्शन हुआ होगा आपको तो आपने देखा टैबलेट्स मिलती है एमोक्सोक्लेव की, वो खाया हो गया आपने. उसके बाद बच्चों को हम आइबुप्रोफेन देते हैं दर्द में, है ना. उसके बाद हम और भी कैसे क्या दे सकते हैं? अगर किसी देखना कोई बड़ा हो जिसको मसल पेन वगैरह या फिर कोई ऐसा दर्द होता होगा तो पैरासीटामोल एंड निमेसुलाइड का कॉम्बिनेशन खाता होगा. या फिर किसी को सर्जरी आपके घर में हुई होगी तो देखना वो ट्रेमाडोल और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन खाता होगा. सो दीज आर द ड्रग्स विच आर अवेलेबल फॉर द ओरल रूट्स. इनफैक्ट लॉट ऑफ द ड्रग्स विच आर अवेलेबल इन द ओरल फॉर्म, ठीक है. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ओरल. अगेन एक और पैटर्न है जिससे हम ड्रग डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टल. अच्छा, हाँ बिल्कुल, रेक्टल. ये क्या होता है? बेसिकली बच्चों में हम ज़्यादा देते हैं. जो बच्चे सीजर होते हैं ना, जो पेशेंट, द पीडियाट्रिक पेशेंट विच इज सफरिंग फ्रॉम द सीजर, वी बेसिकली गिव ड्रग कॉल्ड डायजेपाम. ड्रग का नाम क्या है? डायजेपाम. वी गिव थ्रू द रेक्टल रूट. ऑल्सो पैरासीटामोल आर ऑल्सो गिवन थ्रू द रेक्टल रूट इन केस ऑफ द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन. और जो ये ऐसा रूट है ना, तो जैसे हम मुंह से खाते तो उसको बोलते हैं टैबलेट, और जो रेक्टल के थ्रू इंजेक्ट करते हैं ना उनको बोलते हैं सपोजिटरी. क्या बोलते हैं उनको? सपोजिटोरी. ये है उसका ड्रग फॉर्म का नाम. जैसे आपने टैबलेट खाई ना, तो टैबलेट इज अ ड्रग फॉर्म. जैसे कैप्सूल भी खाते हो, जैसे कि अगर सपोज विटामिन डी का कैप्सूल खा रहे हो तो कैप्सूल का फॉर्म है, या फिर इंजेक्शन भी लगते थे तो ये आप कैप्सूल खा रहे हो, या फिर कैल्शियम की टैबलेट्स खा रहे हो. तो टैबलेट क्या है? एक नाम है, एक ड्रग फॉर्म का नाम है. वैसे ये सपोजिटरी क्या है? दिस इज नेम फॉर द ड्रग विच आर गिवन बाय द रेक्टल रूट, ठीक है. चलो हमने दो पढ़ लिया. यहाँ पर रेक्टल रूट के बारे में लिखा है, सो वी आर ऑल्सो नोन. ओरल रूट के बारे में लिखा है, टैबलेट एंड द कैप्सूल, ठीक है. ये सब बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है. ओके, दूसरा क्या लिखा पड़ा है हमारे पास? रेक्टल. और देखो ये रहा रेक्टल एंड सबलिंगुअल. अच्छा, सबलिंगुअल भी यहीं पे और रेक्टल भी यहीं पे. तो सपोजिटरी और ये नाइट्रोग्लिसरीन जो मैंने आपको बताया ना, इट इज़ अ ड्रग यूज्ड इन द हार्ट अटैक. चलो ये सब मैं बात बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका जब हम फार्माको काइनेटिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर. ओके चलो, अब देखो ये वाला इनहेलेशनल रूट. अगेन अस्थमा का पेशेंट अगर आपके पास है या फिर आपके पास पेशेंट आता है तो उसको आपको यही प्रिस्क्राइब करोगे. एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर, ठीक है. उसमें क्या होता है? कैनिस्टर होता है जिसमें दवाई भरी होती है. तो पेशेंट क्या करता है? उसको ऐसे हिला के मुंह में रखता है और दबाता है कैनिस्टर को, तो उससे दवाई क्या आती है? अंदर चली जाती है और पेशेंट उसको वापस डीप इनहेलेशन के साथ सक कर लेता है. तो दिस रूट इज कॉल्ड इनहेलेशनल रूट, जिससे हम दवाई डायरेक्टली लंग्स में भेजते हैं. अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर ब्रोंकस में कोई प्रॉब्लम है तो दवाई देने का सबसे बेस्ट आइडिया यही होता है. तो इसमें जो दवाई होती है उसका नाम होता है स्टेरॉइड्स बेसिकली. तो हम बोलते हैं इसको इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. और दवाई का नाम होता है नॉर्मली कि ब्यूटासिनाइड होता है या फिर बेक्लोमिथासोन्स होता है. तो यू विल अंडरस्टैंड दिस बेक्लोमिथासोन्स एंड ब्यूटासिनाइड्स, साइक्लोसिनाइड्स, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे दवाई के नाम, ठीक है. अभी आप इनहेलेशनल रूट के बारे में समझो कि ऐसा भी कुछ होता है करके. नाउ कमिंग टू द टॉपिकल, बेसिकली अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई भी वुंड हो गया, बेसिकली ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन स्किन के ऊपर ज़्यादा होता है, या फिर अगेन कोई बर्न का पेशेंट है उस केस में भी ज़्यादा होता है.
तो इस केस में जो हम दवाइयाँ देते हैं वो बेसिकली टॉपिकल दवाइयाँ होती है, उनका नाम क्रीम होता है सब में लगभग। तो जैसे सोप्रामाइसिन ले लिया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सोप्रामाइसिन लगा लिया, है ना, कोई फंगल इन्फेक्शन है तो अगेन एंटी फंगल ड्रग ले लिया, बहुत सारे होते हैं, ग्रीसियोफॉल्विन्स वगैरह नाम होते हैं ड्रग्स के। आपको ड्रग के नाम याद नहीं करने, बाय द टाइम व्हेन यू मूव टू द डिफरेंट चैप्टर्स यू विल अंडरस्टैंड द नेम, यू विल अंडरस्टैंड द इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड द थेरेपेटिक यूजेज ऑफ द ड्रग। मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा भी एग्जाम्पल होता है करके। अगर आपको याद करना है इसमें तो सोप्रामाइसिन याद कर लो, दवाई का नाम होता है जो कि हम इन्फेक्शन के केस में देते हैं, राइट। और बर्न का जो पेशेंट आता है उसमें देते हैं सिल्वर सल्फर डायाजिन देते हैं, दवाई का नाम है सिल्वर सल्फर डायाजिन। चलो, सो यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरियस इंजेक्शंस। अच्छा, उसको समझाने से पहले मैं आपको ना एक बार आपको ये दिखाता हूँ। ओके, चलो, सपोज ये क्या है, आपकी स्किन है, ये क्या है, डर्मिस है, स्किन डर्मिस लिखता हूँ, ये क्या है, डर्मिस है। तो आपको पता है कि डर्मिस के नीचे क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट। क्या होता है भैया, डर्मिस के नीचे क्या होता है, क्यूटेनियस लेयर ऑफ द फैट। उसके नीचे जस्ट क्या होता है, आपके मसल्स होते हैं, है ना। सो यू विल हैव द मसल्स को ऐसे लिख देते हैं, राइट। चलो, अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको मसल में इंजेक्शन देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, तो आप कैसे करोगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन? हाँ, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मसल्स में डाल देंगे। तो जो इंजेक्शन हम डायरेक्टली मसल्स में देते हैं उनको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, कुछ इंजेक्शन ऐसे भी होती है जो हम क्या करते हैं, इसके नीचे देते हैं। किसके नीचे? जो हमारा फैट का लेयर होता है या फिर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है उसके नीचे देते हैं। तो इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। अगेन एक और टाइप की इंजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं डर्मिस के नीचे देना। तो ये रहा हमारा डर्मिस, तो जस्ट हम डर्मिस के नीचे देंगे तो उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो ये 3 इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, राइट। और चौथा मैंने आपको बताया भी था, ये वाला कौन सा, कि डायरेक्ट वेन्स में। वेन्स में मतलब क्या, आपके पास ये वेन्स है ना, सपोज ये वेन्स है आपकी, तो इसमें क्या दिया आपने, डायरेक्ट इंजेक्शन दे दिया, ठीक है। तो ये 4 टाइप की इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो आप पूछोगे सर ये आपने डिग्री क्या लिखा है? तो ये डिग्री इसलिए लिखा है ताकि हमारा, क्योंकि देखो इसी जगह पे है ना, हम 3 टाइप की इंजेक्शन दे सकते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं? सो व्हेन यू आर अबाउट टू गिव इंजेक्शन इनटू द मसल्स यू विल पुट योर नीडल एट द 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री पे रखना है और डायरेक्टली डाल देना है, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, अगर थोड़ा सा आप जो हमारा इंजेक्शन का जो पीछे जिसमें हम खींचने वाला होता है ना, जिससे हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो अगर आप खींच के वैक्यूम क्रिएट करोगे तो अगर इसमें ब्लड आ गया, इसका मतलब आपने इंजेक्शन वेसल्स में डाल दिए, तो वो गलत होता है। तो आप मसल में लगाओ और यहाँ पे ब्लड नहीं आना चाहिए, तो वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है। ये आपको प्रैक्टिकल में अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। आपको इधर समझ नहीं आएगा, जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना, यू विल अंडरस्टैंड इन योर कॉलेज, ठीक है। अभी थ्योरेटिकल बात सुनो। सो एट द 90 डिग्री एंगल यू विल इंजेक्ट योर नीडल एंड एट द 90 डिग्री एंगल यू विल इंसर्ट इनटू द मसल। तो जब आपको मसल में इंजेक्शन देना है तो पुट योर नीडल एट द 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर टू द मसल फाइबर्स, ठीक है। दैट इज द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। नाउ कमिंग टू द सबक्यूटेनियस, जस्ट टिल्ट इट टू द 45 डिग्री। तो जब आपका इंजेक्शन 45 डिग्री पे आप लगाते हो तो ये इंजेक्शन कहाँ पे जाता है, इट गोज इनटू द सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। तो एट द 45 डिग्री इट विल गिव इट टू द सबक्यूटेनियस। नाउ इंट्राडर्मल बेसिकली बुक्स में या फिर लोग कहते हैं कि 0 डिग्री पर लगाओ, पर व्हेन यू पुट समथिंग एट 0 डिग्री इट विल बिकम पैरेलल, तो दैट्स नॉनसेंस। तो हम क्या करते हैं, 5 से 10 डिग्री कहते हैं कि 5 to 10 डिग्री क्या करना चाहिए, हमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन देना चाहिए। बट अगेन जब आप इंट्राडर्मल देते हो तो डर्मिस के नीचे देते हो, यानी कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो देर विल बी अ ब्लेब फॉर्मेशन आफ्टर यू गिव द इंजेक्शन। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब आप 5 to 10 डिग्री पे रख के इंजेक्शन देते हो, राइट, तो यहाँ पे आपने इंजेक्शन दे दिया, तो जो 2 ml का आपका था वो यहाँ पे आके एक ब्लेब बनाएगा, या फिर 0.5 ml, जितना भी ml आप दे रहे हो, तो यहाँ पे आके एक ऐसा एक बुल्ला जैसा फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं ब्लेब फॉर्मेशन। तो इंट्राडर्मल में वो इंपॉर्टेंट है। तो यू गॉट दैट। तो जब आपको इंट्रामस्कुलर देना है तो 90 डिग्री पे देना, जब आपको सबक्यूटेनियस देना है तो 45 डिग्री पे देना, इंट्राडर्मल देना है तो 10 to 5 डिग्री, मतलब 5 to 10 डिग्री पे दो। और आपको जब आपको क्या बोलते हैं उसको, इंट्रावीनस देना है तो 25 डिग्री पे वो इंजेक्शन देना होता है, और वो डायरेक्टली हम वेन्स में देते हैं। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, वही क्यूबाइटल वेन। चलो, सो यू अंडरस्टूड दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस राइट नाउ। ये है, मतलब ये डायग्राम बनाया है कि कैसे ये सर आया। और ये जो है ना, सपोज ये सब लिंगुअल या फिर ओरल
या फिर मतलब ओरल वाला ये ऐसे नीचे आता है और ये एब्जॉर्ब होकर पहले लिवर में जाता है, देन इट गोज इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगेन रेक्टल वाला भी क्या आता है, पहले एब्जॉर्ब होकर लिवर की ओर जाता है, देन इट गोज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये क्या है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आ जाओ। सो यू अंडरस्टूड दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स। इसको रहने देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो अच्छा, एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखो इंट्रामस्कुलर बहुत सारे वैक्सीन हम देते हैं, जैसे कि BCG वगैरह है ना, पेंटावैलेंट वैक्सीन हम इंट्रामस्कुलर ही देते हैं। अगेन इंट्रामस्कुलर और भी चीज़ें देते हैं, जैसे कि अगर आयरन सप्लीमेंट, कोई एनीमिया का पेशेंट हो तो उसको आयरन की अगर इंजेक्शन देनी हो तो हम वो भी इंट्रामस्कुलर ही देते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी गिव इंट्रामस्कुलर, जैसे कि सेफ्ट्राइक्सन, एक दवाई के नाम है सेफ्ट्राइक्सन, जो कि हम प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं। तो वो भी क्या होता है, हम इंट्रामस्कुलर ही देते हैं। अगेन कमिंग टू द सबक्यूटेनियस, द मोस्ट कॉमन ड्रग विच वी गिव सबक्यूटेनियसली दैट इज इंसुलिन। अच्छा, वाई सबक्यूटेनियस इज गिवन इंसुलिन, राइट। देखो इंसुलिन जो है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए रेगुलर बेसिस पे हमें चाहिए होता है, बट क्योंकि इंसुलिन हम ओरली नहीं दे सकते, मोस्ट ऑफ द इंसुलिन हम हमेशा कम्प्लीटली इंसुलिन वी कैन नॉट गिव इट ओरली, राइट। अरे इंसुलिन प्रोटीन है ना, तो डाइजेस्ट हो जाएगा, इसलिए ओरल नहीं दे सकते। तो इंसुलिन कैन नॉट बी गिवन ओरली। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्किल्ड नर्स या फिर डॉक्टर चाहिए। पर जो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है ना, ये एक आम इंसान भी लगा सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें सबक्यूटेनियस देना है, यानी कि इसकी नीडल बहुत छोटी होती है, मसल में पेनिट्रेट नहीं होती, और आराम से एक पेशेंट पकड़ के अपनी स्किन में इंजेक्ट कर लेता है। तो दैट्स वाई फॉर द डायबिटिक पेशेंट आपने देखा भी होगा कि वो इंजेक्शन खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि वो सबक्यूटेनियस में देते हैं। देखो इसको देने के लिए हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए, इसको देने के लिए हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए, इसको देने के लिए हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए, बस सबक्यूटेनियस देने के लिए हमें स्किल्ड पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि नीडल छोटी है और एक कन्फाइंड एरिया में जाके वो डिपॉजिट हो जाता है, राइट। सो पेशेंट कैन ईजिली टेक इट, राइट। सो दैट्स वाई इंसुलिन इज द मोस्ट कॉमनली गिवन टू द पेशेंट बाय द सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। अगेन देयर आर लॉट ऑफ द वैक्सीन विच वी गिव सबक्यूटेनियसली। जब मैं आपको पोस्टिंग का अप्रोच टू डायग्नोसिस सीरीज में वो पढ़ाऊँगा ना, इम्यूनिटी वाली नहीं सॉरी इम्यूनाइजेशन वाला लेक्चर, उसमें मैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ाऊँगा। उसमें हम सारे वो वैक्सीन के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग डिफरेंट रूट से देते हैं, राइट। उनका कॉम्पोजिशन क्या है, किस में देते हैं किस में नहीं देते, राइट, और टाइम क्या है, टाइम इंटरवल्स। ओके, बात करते हैं इंट्राडर्मल की। तो देयर आर अ लॉट ऑफ द टेस्ट विच वी डू बाय गिविंग इंट्राडर्मल इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट फॉर द पेनिसिलिन, अगर किसी भी पेशेंट को आप पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब करते हैं उससे पहले एक टेस्ट डोज देते हैं, वो कि इंट्राडर्मल होता है। अगेन अगर किसी भी पेशेंट को आपको देखना है कि उसको टीबी है कि नहीं, तो देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड मॉन्टूज टेस्ट, जिसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं। सो वी गिव इट इंट्राडर्मली। अगेन लेप्रेसी के टेस्ट में भी हम क्या करते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। अगेन किसी भी एलर्जी को अगर देखना है किसी ड्रग के लिए, तो हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। वो यहाँ पे देते हैं फ्लेक्चर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, और हम देखते हैं कि क्या कोई रिएक्शन हो रहा है। अगर रिएक्शन होगा यानी कि पेशेंट को मुंह नहीं देना है, और रिएक्शन नहीं होता तो बेसिकली हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो इंट्राडर्मल दैट इज अ सिग्निफिकेंट। ओके, इन आईवी बेसिकली आईवी लॉट ऑफ द चीज़ हम देते हैं। जस्ट देख लो किसी को डेंगू या मलेरिया हुआ है क्या, आपको अगर डेंगू मलेरिया या फिर डिहाइड्रेशन या फिर उल्टी वॉमिटिंग ये सब हुआ होगा, तो अगर आप कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो आपने देखा होगा इन्फ्यूजन ड्रिप, वो जो होता है ना बड़ा सा डब्बा NS का RL का, है ना, हम उसको क्या करते हैं पेशेंट की बॉडी में कैनुला के थ्रू क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो 1 लीटर फ्लूइड चढ़ा, 2 लीटर फ्लूइड चढ़ा, वो किसकी वजह से हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ द इन्फ्यूजन ड्रिप। तो वो कैसे देते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द IV मेथड। तो IV रूट हम प्रिफर्ड करते हैं। इस मेथड से हम डिफरेंट दवाइयाँ भी देते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, हाँ बिल्कुल, पैरासीटामोल की छोटी सी आती है, राइट। उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पेशेंट के वेंस में डाल देते हैं इन केस ऑफ द डेंगी, क्योंकि डेंगी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम यही रूट प्रिफर करते हैं, ठीक है। सो मैंने आप सब इन सब का एग्जांपल बता दिया, इसका भी एग्जांपल बता दिया, इनका भी एग्जांपल बता दिया, इसका भी एग्जांपल बता दिया, एंड इसका भी एग्जांपल बता दिया। ओके, देयर इज अ लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टीच कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला तो लोकल एंड सिस्टमिक। लोकल का मतलब क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, आपने वहीं पे दवाई डाल दी,
सपोज मुझे यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, मैंने यहीं पे दवाई डाल दी, है ना। मेरे आँखों में कोई इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, मैंने वहीं पे दवाई डाल दी। कान में कोई इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, वहीं पर दवाई डाल दी। सो द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन at the site of infection or at the site of the abnormality is called local route of administration, right? एग्जाम्पल क्या है जो हमने ये डिस्कस किया, कौन सा, ये वाला वुंड वाला, तो दैट इज अ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। सिस्टमिक का मतलब क्या होता है कि आपने सर्कुलेशन में भेज दिया दवाई को। सर्कुलेशन का मतलब क्या, जो हमारी बॉडी की वेन्स वगैरह हैं जिसमें ब्लड्स मूव कर रहे हैं, तो उसमें हमने भेज दिया, तो दैट इज अ सिस्टमिक रूट। अगेन सिस्टमिक में भेजने के दो तरीके हैं। पहला, आपने एंटेरल रूट दिया और पैरेंटल रूट दिया। एंटेरल का मतलब क्या, इंटेस्टाइन, राइट। तो इंटेस्टाइन में आपने क्या कह दिया, देखो ना यहाँ पे आपने एक तो या बोला कि आप क्या करो, सॉरी ये वाला ओरल खाओ, ओरल खाओगे पेट में जाएगा, यानी कि इंटेस्टाइन से होके जाएगा। दूसरा रेक्टल, ये भी इंटेस्टाइन में आपने डाल दिया। रेक्टम, आप इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम ही तो आता है ना, तो रेक्टम में डाला, यहाँ से अगेन इंटेस्टाइन से ही होके गया। तो इन एंट्रल जो रूट है ना, एंट्रल रूट, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पहला ओरल एंड दूसरा रेक्टल। तो दीज आर द टू पार्ट्स फॉर द एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पैरेंटल, पैरेंटल का मतलब अदर देन द एंट्रल। पैरेंटल का मतलब क्या, अदर देन द एंट्रल। अब पैरेंटल क्या है कि दो है इसमें, एक तो नॉन इंजेक्टेबल और दूसरा इंजेक्टेबल। तो इंजेक्टेबल का मतलब क्या, वही इंजेक्शन वाला, तो IV, IM, सबक्यूटेनियस एंड ID मतलब इंट्राडर्मल। दूसरा नॉन इंजेक्टेबल में हमने कौन कौन सा देखा, सबलिंगुअल, मतलब जुबान के नीचे रखा। देखो जुबान के नीचे वाला हमने खाया नहीं था, जो ये है ना ओरल, ओरल में क्या हमने खा लिया, मतलब दवाई को इंजेस्ट कर लिया पूरा, मतलब दवाई पेट में चला गया एंड इट गोज थ्रू द इंटेस्टाइन। बट इन सबलिंगुअल द दवाई को हम खाते नहीं है, जीभ के नीचे रखते हैं, राइट। ओके, नेजल रूट, नेजल बेसिकली आजकल नेजल में क्या क्या आता है, एक दवाई होती है एस्केटामिन, वो भी होता है। देन कैल्शियम की काफ़ी कुछ लोगों को हम कैल्शियम देते हैं ना, वो भी होता है। अगेन एस्केटामिन बच्चों में देते हैं, यू विल रीड इन सिस्टमिक, जब हम पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा था एग्जांपल, कहाँ गया, हाँ ओके, हाँ कैल्सिटोनिन, डेस्मो, अच्छा ये जो डेस्मोप्रेसिन है ना, ये भी हम बच्चों में देते हैं, जो बच्चे रात को बेड गीला करते हैं ना, उसमें बेसिकली हम देते हैं। और अगेन देयर इज ऑल्सो बीमारी कल्ड हीमोफीलिया है, उसमें भी हम ये देते हैं। अब ये क्यों देते हैं, ये विल रीड इन द पैथोलॉजी, राइट। मतलब मैं भी सिखाऊंगा, जब डेस्मोप्रेसिन के बारे में पढ़ेंगे तब सिखाऊंगा। सो दीज आर द नेजल रूट, ये दवाई का नाम है। ओके, अगेन इनहेलेशनल मैंने आपको बताया अस्थमा का पेशेंट का। उसके बाद ट्रांसडर्मल पैचेस। अच्छा, उल्टी की ना दो टाइप की दवाइयाँ होती है। पहला एक तो ओरल टैबलेट्स आती है, वो खा लो, या फिर दूसरा क्या कहते हैं, पैचेस वगैरह आते हैं। तो ओरल टैबलेट क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, अगर सपोज कोई पेशेंट है, सपोज कोई इंसान है जो कि 4 घंटे 5 घंटे ट्रैवल करना चाहता है, राइट, तो पर उसको ट्रैवल करने में टाइम उल्टी आती है, तो आप क्या करो, उसको ओरल वाली दवाई दे दो। पर कोई पेशेंट है जो कि जिसकी ट्रैवल 3 दिन 2 दिन 3 दिन की है ना, उस केस में आप वो जो दवाई दोगे ना टैबलेट वाली, उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो उस केस में वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसी दवाई दो जो धीरे 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 3 दिन तक काम करे। तो ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं, उसको आप लगा दो एंड इट विल कीप ऑन रिलीजिंग द ड्रग, ठीक है। तो फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जब होते हैं ना, तो ट्रांसडर्मल पैचेस देते हैं। इनफैक्ट ये क्या बोलते हैं इसको, जब किसी पेशेंट को हमें निकोटीन छोड़ाना है, स्मोकिंग छोड़ाना है, तो उस केस में भी ये चीज़ अवेलेबल है एज अ एंटी स्मोकिंग ड्रग करके। तो ये वन ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। 2 एग्जाम्पल काफ़ी आपके लिए। एक पहला जो उल्टी के केस में देते हैं, यू विल रीड इन द, जब हम GIT पढ़ेंगे उसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको। एंड देयर इज़ अ एंटी स्मोकिंग ड्रग, जो कि हमारा नेक्स्ट ANS वाला चैप्टर है, तो उधर हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो आफ्टर दिस यू गेट टू नो कि हाउ यू एडमिनिस्टर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्रग बाय द डिफरेंट रूट्स। तो अब के बाद हम जब भी ड्रग के बारे में बात करेंगे ना, तो आई विल जस्ट राइट IM देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, या फिर इनहेलेशनल देते हैं, आप उसके बारे में फिर समझ जाओगे, ठीक है। चलो इतना कहते ही आज के लिए बाय बाय।